पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! चार्ल्स शोभराज, जिसे बिकनी किलर्स के नाम पर भी जाना जाता है, 19 साल बाद नेपाल की जेल से रिहा होने के बाद सीधे उसे पेरिस भेज दिया गया। नेपाल की जेल में रहने के पहले चार्ल्स शोभराज को भारत के तिहाड़ जेल में भी रखा गया था। और चार्ल्स शोभराज कितना शातिर था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल से भी वो भागने में कामयाब रहा था। उसे बाद में गोवा में गिरफ्तार किया गया था और उसे गिरफ्तार करने वाले थे मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर झंडे। मधुकर झंडे एकमात्र ऐसे शख्स है जिन्होंने चार्ल्स शोभराज को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरफ्तार किया। मधुकर झंडे अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो चार्ल्स शोभराज से जुड़ी सारी खबरों पर नजर रखते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं रिटायर्ड एसीपी मधुकर झंडे से और बात करते हैं चार्ल्स शोभराज के आपराधिक जीवन और उसे पकड़ने वाली रोमांचित दास्तान के बारे में। नमस्ते सर। थैंक यू। आपने भी सुना कि चार्ल्स शोभराज रिहा हो गया जी। और वो कितना का शातिर ठग था, उसका जीवन पूरा एक पहेली था, लेकिन एकमात्र आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उसको एक बार नहीं 2 बार गिरफ्तार किया। किस तरह की यादें और खास करके अब उसकी रिहाई पर आप पहले क्या कहेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा किया है, उनका विजडम बहुत बड़ा होता है, उससे हम क्या कमेंट करेंगे। और एक सामान्य नागरिक करके मैं इतना सोचता हूँ कि इतने ड्रेडेड क्रिमिनल को छोड़ना समाज के लिए ठीक नहीं है, और वो भी समाज को अभी भी धोखा हो सकता है। तो अभी इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से उसका भूत रहा है, भूतकाल, और कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, तो इस उम्र में भी 76 साल की उम्र हो गई है, तो आपको लगता है कि अभी वो खतरा हो सकता है? अभी भी वो इतना डेंजरस है, और मालूम नहीं औरतें उसके लिए क्यों फंस जाती है। क्योंकि जेल में होते हुए भी अभी 4 बरस पहले नेपाल की एक एडवोकेट की लड़की जो 25 बरस की है, उसने उससे शादी किया है। तो उसमें क्या चार्म है कि औरतों को उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ता है, मालूम नहीं। यानी अगर वो लड़की को अभी 24 बरस की लड़कियों को फंसाया, तो बाहर आने के बाद और भी लड़कियों को फंसाएगा, और जितना लड़की को उसने फंसाया वो सबको उसने मार डाला है। इतना डेंजरस आदमी है, तो उसको ऐसा रिहा करना ठीक नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है। इतना वो शातिर है और इतना धूर्त है, उसके बावजूद आप ऐसे शख्स हैं कि 2 बार आप उसको गिरफ्तार कर पाए हैं। ये कैसे कर दिखाया आपने और कैसे शुरुआत हुई? पहले हम बात करें 1971 में, जबकि चार्ल्स शोभराज के बारे में उतना लोग जानते नहीं थे। 71 में तो एक छोटा सा क्रिमिनल था, वो ज़्यादा करके अफगानिस्तान से, ईरान से गाड़ी चोरी करके बम्बई में आके बेचता था, और बेच के ऐसा पैसा बनाता था। मगर हमारे अच्छी खबर देने वाले लोग मिलते थे, तो एक हमारा पहचान वाला शख्स ने मेरे को आके बहुत बड़ी खबर दी। बोले साहब, एक चार्ल्स शोभराज नाम का आदमी है, वो बड़ा गुंडा है, और उसने अभी 4-5 फॉरिनर्स लाए, 2-3 गाड़ी लाई है, और बम्बई के एयर इंडिया का जो कैश काउंटर है, जहाँ पहले ये एयर इंडिया का बिल्डिंग नहीं था, जब ये फाउंटेन पे था न्यू इंडिया एश्योरेंस में, और उधर सब कैश ट्रांजेक्शन जब होते थे, ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो लाखों रुपए रोज उधर जमा होते थे। तो बोले उनका प्लान है कि वो कैश काउंटर लूटने का, उसमें कम से कम 50-60 लाख तो जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए वो बम्बई में आने वाले हैं, और 4-5 लोग आएंगे, बहुत वेपन्स लाएंगे। ऐसा बहुत अच्छा खबर उसने हमको दिया। और बोले हमेशा वो ताजमहल में ही रहता है, वो बहुत शौक से रहता है। तो इसीलिए हम बहुत अच्छी खबर मिली, तो हम 2-3 ऑफिसर ताजमहल के पास एक टैक्सी में वो लड़के को लेके बैठते थे। हमारी तकदीर से 2 दिन के बाद वो ऐसा टक 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 सूट में जा रहा था। बोले साहब यही है, तो पट्टी सी हम जाके उसको पकड़ा, तो उसने रिवॉल्वर निकालने का कोशिश किया, मैं पकड़ा उसको, तो रिवॉल्वर छीन लिया उसके, और फिर उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन तो वो बहुत बदमाश है, वो कुछ बात ही करने की नाम भी नहीं बोलता था। हमने उसका सर्च लिया, तो सर्च में 3-4 होटल के रिसिप्ट्स मिले। उसने अपने सब साथियों को वो अलग अलग होटल में रखा था। तो हम वो होटल में जाके रेड किए, तो उनके पास राइफल्स, रिवॉल्वर्स, स्मोक बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड, ऐसे बहुत से हथियार मिल गए, और ये सबको हमने अरेस्ट किया। तो नेक्स्ट डे तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई। और वो उसने पहले एक 15-20 दिन पहले दिल्ली में अशोका होटल में एक ज्वेलर को लूटा था। तो यही मेरा सवाल है कि क्या आपने जब उसे गिरफ्तार किया, उसके पहले आपने उसके बारे में कभी सुना था? हाँ, उसके बारे में पेपर में आया था कि चार्ल्स शोभराज नाम का एक शख्स ने अशोका होटल में एक रॉबरी करके वो भाग गया था, एक लड़की को ऐसा फंसा के।
तो उसमें वो वांटेड था। जैसे ही न्यूज़ उसकी अरेस्ट की हो गई तो दिल्ली पुलिस आ गई और उसको पकड़ के लेके गई। उसके बाद अपना बांग्लादेश का वॉर शुरू हो गया, ब्लैकआउट शुरू हो गया। वो ब्लैकआउट में उसने बहाना किया कि मेरे पेट में दर्द है, एडमिट हो गया, और ब्लैकआउट का फायदा लेके पाइप से उतर के वो भाग गया। ये मुंबई में हुआ, दिल्ली में? मुंबई में हुआ। दिल्ली से तिहाड़ जेल में से वो हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहां से भाग गया जी। और बाद में जाने के बाद उसने वो जो उसका आइडिया था कि वो और आदमियों को या औरतों को कुछ खाने में पिलाने में कुछ स्यूटिफाइंग ड्रग डालता था, और वो ड्रग डालने के बाद वो बेशुद्ध हो जाते थे, तो उनको फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जलाता था, उनका पूरा सामान लेके उनका घर जाता था। घर में भी जितना कुछ कीमती सामान है वो लेके वो देश से वो फरार होता था, दूसरे देश में जाता था। ऐसा पूरा वर्ल्ड में उसने ये ऐसा शुरू किया था। वो 3-4 दफे पकड़ा भी गया, अफगानिस्तान में पकड़ा गया, ईरान में पकड़ा गया, फ्रांस में पकड़ा गया, और वो सब जेल से वो भागने में कामयाब हुआ। तो इतना डेंजरस क्रिमिनल था। और फिर 1976 में वो फिर इंडिया आया। वो एक फ्रेंच ट्रूप था, उसको उसने बोला ये हमारा ड्रिंक आप पियो, अपना फ्रांस का ड्रिंक है। वो ड्रिंक पी के वो सबको वो उसने सुलाया, और उनका सब सामान वो जमा कर रहा था। तो उधर का मैनेजर ने देखा, पुलिस को बुलाया, वो पकड़ा गया। यानी 1971 में वो मुंबई में पकड़े जाने के बाद फिर से 1976 में आया, 76 में और मुंबई में फिर उसी ताज होटल में आया। नहीं, ताज नहीं, वो मुंबई दिल्ली में। अच्छा। तो दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ के उसके जेल में डाल दिया। फिर मैंने पकड़ा था, उसकी केस 30,000 कोर्ट में चली, तो मैं उधर एविडेंस देने को गया। उस टाइम मैं उसको काफी नजदीक से देखा, उससे बात करने का कोशिश किया, तो बोला यू आर डन योर वर्क, यू माइंड योर बिजनेस। बहुत ब्रैश था वो किसी की फिक्र ही नहीं करता, उसको अपना सोचता ही नहीं, वो बहुत बदमाश है। तो बाद में 76 से वो तिहाड़ जेल में था। अब 1986 16 मार्च को उसने सब स्टाफ को बोला कि आज मेरा बर्थडे, मैं पार्टी देंगे। उसने सबसे बहुत दोस्ती जमाया था, बाहर से पैसा उसको बहुत मिलता था कहाँ से, तो सबको बांट देता था। तो इसीलिए वो पार्टी में उसने 2-3 दोस्त को बुलाया कि आप केक लेके आओ। वो केक में सब मिक्स किया हुआ था, वो सबने खाया पिया और सब बेहोश हो गए। और तिहाड़ जैसा इंपॉर्टेंट जेल के सब दरवाजे खोल के सब ये लोग सो गए। 3 गाड़ी आई, 16 आदमी उनके साथ भाग गए जेल में बंद। दूसरे में 16, दूसरे भी 16 मतलब? हाँ, बाकी लोग भी जितने उसके साथ भाग सके अच्छा। उनको लेके वो भाग गया। तो ये तो बहुत इंटरनेशनल न्यूज हो गई। इतना बोले क्या ये देश कैसा है, यानी हमारे पूरे देश का बदनामी हो गई। तो नेशनल न्यूज हो गई, इंटरनेशनल न्यूज हो गई। तो फॉर्चुनेटली मीडिया कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे दिन मुंबई का न्यूज़पेपर आफ्टरनून था, उसने एक फोटो छापा, मेरा फोटो, और मैं पहले उसको पकड़ा था, उसका बहुत सा पासपोर्ट खोटा खोटा अलग अलग यूनिफॉर्म में था, उसके फोटो थे। तो उन्होंने छापा कि बम्बई में एक ऐसा इंस्पेक्टर है जो स्वराज को जानता है। अभी वो क्या हमारे डीजीपी साहब तो बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके साथ हमारे 9-10 हजार इंस्पेक्टर काम करते, और उनको मालूम हो गया कि अपने पास एक ऐसा इंस्पेक्टर। उस समय कौन थे डीजीपी? सूर्यकांत जोग साहब थे। और 29 मार्च को क्या हुआ कि हमारे रेलवे पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, उसको इंट्रोगेशन करते हुए कैसा मालूम होगा कि ये स्वराज से संबंधित है। अच्छा। ऐसा मालूम हो रही है ताबड़तोड़, फिर बहुत बड़ी खबर थी। उन्होंने डीजी साहब को बोला कि सर ऐसी खबर है, तो सुनने के साथ बोले पहले झेंडे को बुलाओ। मुझे मैसेज आया कि आप ताबड़तोड़ डीजी साहब को मिलो। मैं आश्चर्य में पड़ गया, डीजी साहब मेरे को क्यों बुला, इतना बड़ा फिर भी मैं गया, जाने के साथ उधर सब कमिश्नर साहब बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, तो मेरे को अंदर लेके गए। तो डीजी साहब ने पूछा पूरी हिस्ट्री, तो हम डिस्कस किया अभी क्या कर सकते हैं। तो 2 क्लू मिले थे। एक क्लू यानी वो जो मुजरिम को पकड़ा था उसने से कि इसने अभी एक मोटरसाइकिल लिया है, वो मोटरसाइकिल लेके गोवा में घूमता है। और दूसरी कि गोवा में से वो कोई उसकी औरत अमेरिका में, उसको कांटेक्ट करके गोवा से झूठे पासपोर्ट से भागने का कोशिश कर रहा है। तो ताबड़तोड़ साहब बोले आप ताबड़तोड़ प्लेन से जाओ गोवा। तो मैं गोवा गया, बाद में मुझे मदद करने के लिए कार में 2-3 ऑफिसर और आ गए। तो हम लोग दिन भर क्या करते थे, वो मोटरसाइकिल नंबर ढूंढते थे, और उधर सीटीओ में, जब तक ये एसटीडी वगैरह कुछ नहीं था, फोन करने के लिए सीटीओ जाना पड़ता। तो मैं उधर सीटीओ गया, पूछा कि भाई अमेरिका में कितने कॉल हो गए। तो उधर बोला साहब मैं आपको सब खबर देगा, मगर गोवा में ओकर नाम का एक होटल है, वो उधर का स्टाफ और हमारा स्टाफ का तो उधर से डायरेक्ट कनेक्शन ताबड़तोड़ एसटीडी लग जाता है, आप उधर भी देखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने दिया।
तो हम दिन भर मोटरसाइकिल ढूंढते थे और शाम को वो होटल में जाके बैठते थे। तो फॉर्चुनेटली 6 अप्रैल रात को इंडिया पाकिस्तान की मैच टीवी पर चल रही थी, हम लोग सब देख रहे थे वो मैच। और उतने में हम देखा कि एक कार में से 2 आदमी उतर गए और उन्होंने सन हैट पहना था। दिन ये रात के टाइम में सन हैट क्यों पहनता है करके मैं ऐसा देखता था, क्यों वो जैसा नजदीक आने लगा मुझे महसूस हो गया ये तो सोबराज जैसा दिखता है। तो मैं तो एकदम चकरा गया, बोला क्या करेंगे। पहले मैं उधर, क्योंकि मुझे पहचानता था उसके पास वेपन्स होते, मार डालेगा, मैं छुप गया। छुप जाने के बाद देखा क्या करता है। वो लोग आए, होटल में बैठे, उन्हें पोजीशन लिया, फिर कुछ ऑर्डर किया। मैं चुपचाप जाके उसके पीछे पीछे की कुर्सी पे बैठ गया। फिर मैं प्लान किया क्या करने का, तो कागज पे ऊपर सब लिख लिया और वो वेटर को बोला, वो अंदर सब मेरे साथी बैठे उनके पास जाके ये दो कि 2 आदमी बाहर जाओ, 2 कंपाउंड में, 2 मुझे मदद करने को। ऐसा सब प्लान किया और जैसा वो सब प्लान हमारा सेट हो गया तो मैं जाके उसको पीछे से जाके पकड़ा, जोर से चिल्लाया चार्ल्स। तो बोला कूस चार्ल्स। बोला डोंट फॉरगेट आई एम सेम झिंडेवर्ड कॉट यू इन 71। तो मुजरिम का भी तो हिम्मत टूट जाता है। तो फिर अभी हमारे पास तो हैंडकप नहीं थी, मगर हमारे रिवॉल्वर्स थे, उसका कॉर्ड्स थे, उससे उसे बांध दिया, क्योंकि ब्लैक बेल्ट है, वो बहुत डेंजरस आदमी है। तो फिर होटल वाले को बोला तुम्हारे पास जितना भी रस्सा बिस्सा कुछ है वो दो। उसको जैसा बेडिंग बांधते हैं उसको वैसा बांधा, उसको हमारे कार में तो सब सुलाया उसको, उसके ऊपर 2 कांस्टेबल बिठाए और उनको दोनों के पास डब्बा दिया, कुछ भी उसको शीशू करने का इसमें, मगर इसको हिलने नहीं देने का। वो इतना वो बहुत डेंजरस बदमाश था। इतना आप लोग को डर था कि क्या उसका कोई हाँ, भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। उसके उसके अरेंजमेंट ऐसा था, उसके शूज में $10,000 वो कैश से पैदा किया था, जेल में से भागने से। मगर इतना वेरी वेरी डेंजरस क्रिमिनल। तो मैं उसको पूछने की कोशिश किया, वो बोला यू आर डन योर वर्क, अभी मुझे मेरा काम कर दे। अच्छा, वो कुछ भी बात नहीं करता था? बात करने को रिपीट, वो अपने को, वो पुलिस मैजिस्ट्रेट को कुछ समझता नहीं, वो खुद को इतना होशियार समझता है कि मेरा ऐसा कोई नहीं, इतना बहुत डेंजरस आदमी है। तो फिर वो मैं कमिश्नर साहब को फोन किया, साहब मैं पकड़ा, बहुत खुश हो गए, अरे तुम डायरेक्ट लेके मेरे पास आओ, मैं खुद ऊपर नीचे आके तुमको रिसीव करेगा। अरे वो भी बहुत खुश हो गए। तो हम लोग रात भर ट्रैवल करके तो मुंबई आए, मगर रास्ते में पनवेल पे मेरे को रिसीव करने के लिए बहुत बड़ा पुलिस स्टाफ और सब आए थे। वो दिल्ली से स्पेशल प्लेन आया था उसको लेने के लिए, क्योंकि जब तक तो बहुत डेंजरस। दिल्ली से स्पेशल प्लेन आया उसको लेने के लिए, तो वो प्लेन में उसको दिल्ली लेके गए और हमको फिर डीजी ऑफिस में लेके गए। डीजी ऑफिस में जाने के बाद तो सब मीडिया, उस टाइम तो खाली दूरदर्शन था। मतलब उसको आप मुंबई तक नहीं ला पाए? नहीं, से उधर से उसको प्लेन में, उधर से एयरपोर्ट से उसको लेके गए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ना। तो फिर हमको डीजी ऑफिस में गए, वहाँ सब मीडिया, दूरदर्शन का तो मराठी, हिंदी और इंग्लिश, बाकी कोई चैनल तो नहीं थे। तो सब मेरी मुलाकात, जब तक जो पब्लिसिटी मिलना शुरू हो गया, तो जिंदगी में अभी तक आज पब्लिसिटी मुझे छोड़ नहीं रही है। लेकिन 2 बार आपने उसे पकड़ा जी, लेकिन इंट्रोगेशन करने का मौका नहीं मिला दोनों केस में? नहीं, दोनों टाइम में वो इतना ब्रैश आदमी है ना, कुछ इंट्रोगेशन करने देता ही नहीं। वो खुद समझ के नहीं यू डू योर वर्क। उसको कानून की बहुत मालूमत है, उसको मालूम है कि एक मुजरिम का अधिकार है कि वो कुछ बात नहीं करे। तो ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट कि आप मेरे ऊपर जो भी इल्जाम है वो प्रूव करो, आप एविडेंस कलेक्ट करो, मैं कुछ बात नहीं करेगा। दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्रिमिनल may not talk and you have to collect evidence to convict him. चार्ल्स सोबराज एक जीती जागती किंवदंती की तरह है और आप उससे जुड़े हुए हैं, जो कि 2 बार पकड़े हैं। तो इसे आप क्या मानते हैं कि मतलब आप उसे पकड़ने, आप ही उसे पकड़ने में कामयाब रहे, कि आप उस पर किस तरह का नज़र रखते थे, या आप उसको ज़्यादा समझ पाते थे? नहीं, ये फॉल्स क्लेम मैं कभी नहीं करूंगा। ये जो हमने काम किया इसमें एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड। जैसे फुटबॉल के गेम में जैसा हर एक आदमी बॉल आगे आगे लेके जाता है, तो लास्ट गोल पोस्ट पे होता है और अंदर का उसका नाम होता है। ऐसा इसमें कांस्टेबल से डीजी तक और मीडिया, पब्लिक, मेंबर ऑफ पब्लिक, टेलीफोन वाले, ये सब ने मदद किया है। और मेरा इसमें खाली बड़ा नाम हो गया, मगर ऐसा आई हैव कंट्रीब्यूटेड, बट इट्स नॉट माय फुल वर्क। It is everybody's contribution. I give credit to everybody.
एक बार तो वो खुद होके आ गया, मतलब आपके झोले में एक तरह से खबर आई हाँ। और आपने पकड़ लिया। दूसरी बार आपको लगाया गया कि उसे पकड़ो क्योंकि हाँ। आप ही उसकी जानते हैं। जी। लेकिन दूसरी बार का जो परिश्रम था, जो आपके जो सफलता मिली, वो बहुत ज़्यादा उपलब्धि होगी। हाँ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था। जी। वो क्राइम के हिसाब से मेरे को ज़्यादा क्रेडिट मिल गया, क्योंकि वो वर्ल्ड में ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतना जेल में सब गार्ड सब सो गए और गाड़ी 3-3 गाड़ी इतना सिक्योरिटी जेल में जाके 16 आदमी भाग गए। मोस्ट डेंजरस न्यूज ऑफ दोज डेज इन द वर्ल्ड। And fortunately, within 2 days, that news was published in Time magazine. My nephew was there in New York. He phoned, "Uncle, you are in Time." He was so much excited. टाइम मैगजीन में अभी तो बहुत नाम आता है, उस टाइम तो बहुत मुश्किल था। वो मेरा नाम से हो मुंबई डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुकर झंडे अरेस्ट चार्ल्स सोब्रा करके। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट न्यूज वाज स्प्रेड। लेकिन इतनी बार वो पकड़ा गया, हर बार वो फरार भी हुआ, लेकिन उसने अपनी कारस्तानी, अपना अपराध उसी तरह जारी रखा। जैसे आपने पकड़ के दिया, फिर तिहाड़ जेल में गया, वहाँ से फिर वो छूट गया सज़ा पूरी करने के बाद। लेकिन फिर वो नेपाल चला गया, वहाँ जाकर फिर उसने अपराध किया, जिसमें अभी 19 साल वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। हाँ, तो बेसिकली ही इज अ वेरी डेंजरस क्रिकेट क्रिमिनल। उसको कोई रिहा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई एक दफे करता है कोई अपराध, माफी मांगता है, वो सुधर सकता है। मगर ये तो समझता है कि क्राइम पे मैं इतना पैसा कमाया, मैं कैसा मर्डर किया है, किताब लिखा। वो सिलोन में वो 2 मर्डर में वांटेड था, तो उधर के ऑफिसर ने उसको पहचाना और वो कन्विक्ट हो गया 20 बरस। इतना भी हो के ये तो बात है कि 70 ईयर्स में 44 ईयर्स उसका जेल में गया है पूरी लाइफ में, क्योंकि इंडिया में वो 24 ईयर्स या अभी इधर 20 ईयर्स, 44 ईयर्स तो जेल रहा। तो फिर भी वो ऐसा हिकमती है कि कुछ भी करके पैसा कमाने का, क्राइम करने का, औरतों को फंसाने का। अभी क्यों औरतें उसके लिए मरती थी, क्यों मर गई इतनी सभी, कि उसको पूछ भी नहीं सकते क्योंकि सब मर गई। अभी ये जिंदा है, उसको पूछना पड़ेगा तुम क्यों फंस गई भाई। अभी कोई उधर उसको पूछेगा तो ठीक है। आपने 2 बार उसे पकड़ा था, लेकिन एक बार वो आपके हाथ से निकल भी गया था, मतलब आप हाँ, पहुंचे वो जी। 75 में क्या हुआ था कि वो ताजमहल होटल में आया था और ताजमहल के सिक्योरिटी मैनेजर को मैं बोला था कि ये ऐसा ऐसा आदमी है, वांटेड है ऑल ओवर वर्ल्ड। वो बोला उसने और मैंने ब्लैक बेल्ट का एग्जाम टोक्यो में साथ दिया था, मैं बहुत पहचानता हूँ उसको। ऐसा उसने मुझे इतना बोला, तुम्हारे होटल में वो आता है, ध्यान रखना। तो वो होटल में वो लड़की को लेके आया, इसने देखा तो ताबड़तोब उसको लगा अभी झंडे को फोन करेंगे। वो टेलीफोन बूथ पे गया, ये बहुत शार्प है, इसने देखा वो ये तो पहचानता है उसको, ये फोन करता है, उसको मालूम होगा कि ये जरूर पुलिस को फोन करता है। तो वो उधर से वो लड़की को लेके भाग के टैक्सी की ओर भाग गया। उधर का एक अच्छा बहुत वॉचमैन था, बोला फॉरेनर आदमी टैक्सी में क्यों भागता है, तो उसने दूसरा टैक्सी पकड़ा, उसका फॉलो किया। वो गए चर्चगेट में रीज होटल तक, तो उसने उधर से फोन किया, साहब अभी वो भाग गए ना, वो रीज में गए। तो वो बॉब थॉमस सिक्योरिटी मैनेजर मेरे पास आया, चलो चलो साहब, चार्ल्स सोब्रा उधर छुप गया है। तो हम जीप पकड़ के उधर भागे तो उसने जब तक चेकआउट करके वो लड़की को टैक्सी में बिठाया, सब सामान डाला, और सब सामान डाल के वो अभी टैक्सी में बैठ रहता तो शायद उसने दूर से हमारा जीप देखा, वो लड़की को ऐसा ही छोड़ा और चर्च गेट की भीड़ में घुस गया। मगर वो लड़की को हमने पकड़ा। उसके साथ जब उसके बहुत 6-7 पासपोर्ट मिले, वो पासपोर्ट के सब फोटो मिले, तो उस टाइम उसने अगर हमको स्लिप भी दिया वो लड़की को, तो हम पकड़ के, वो लड़की ने बहुत सी मालूमात हमको दे दी। और फिर दूसरे दिन सब पेपर में आ गया कि चार्ल्स सोब्रा गिव स्लिप टू मूव विद पुलिस। मगर उसका सब वो जो इंफॉर्मेशन था वो हमको आगे के लिए बहुत फायदेमंद हो गया। आप पुलिस अफसर रहे हैं, पुलिस में इतनी लंबी सेवा आपने की है, बहुत बड़े और हार्ड क्रिमिनल से भी आप लोग ने आपने इंट्रोगेशन किया होगा, समझा होगा। लेकिन चार्ल्स सोब्राज और बाकी में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? नहीं, he is a unique criminal who is the most dangerous. I have not seen a worse criminal like him. पर बाकी लोग तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मर्डर करेंगे या राइट करेंगे या कोई चीटिंग करेंगे। He throughout his life he has been living only on crime. They say crime never pays, but crime has always paid to him. He is a very very unique criminal, very dangerous. और ये विडंबना कहें या दुखद कहें कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर कई हत्याओं का भी आरोप है, इतनी उसने अपराधों वारदात को दर्ज किया है, उसके बावजूद आज वो एक तरह से आज़ाद है। अभी वो तो करिश्मा भगवान का है, हम क्या उसके बारे में बोल सकते हैं। मगर ही हैज़ बीन सक्सेसफुल, एक्चुअली एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग हिम।
whoever is responsible they should think. वो हम तो छोटे आदमी, हम क्या सोच सकते हैं? हम अपना काम कर सकते हैं, हमने हमारा काम किया. अभी जो पर्सन है अथॉरिटी, दे शुड डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी. हु एम आई? धन्यवाद बात करने के लिए. चार्ल्स शोभराज का पूरा जीवन, उसका अपराध, उसके कारनामे सभी एक पहेली की तरह हैं. और जब भी चार्ल्स शोभराज का नाम आता है तब नाम आता है इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे का, जिन्होंने कि उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरफ्तार किया था. और अब जब वो नेपाल के जेल से छूटा है 19 साल बाद, उसे पेरिस भेज दिया गया है. फिर से वो सुर्खियों में है और उसी के साथ फिर से सब की तरह झुकाव हो गया है रिटायर एसीपी मधुकर झेंडे की तरफ, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने उसे 2 बार पकड़ा है और उसकी सभी कारस्तानी इनके जहन में आज भी ताज़ा है. पुणे से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए.